हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर कुलबीर कौर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री का है जो हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 हम पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हम इंडियन नेशनल कांग्रेस से जलियांवाला बाग तक डिस्कस कर चुके हैं। 1919 तक हमारा डिस्कशन हो चुका है। इस वीडियो में हम 1920 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो 1920 जलियांवाला बाग के बाद ये 1919 के बाद आगे नेक्स्ट आता है खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, तो खिलाफत मूवमेंट एक्चुअली है क्या? ठीक है, पहली बात तो ये क्वेश्चन आ जाता है खिलाफत मूवमेंट का ईयर क्या है? 1920। ठीक है, तो जो मुस्लिम है जो तुर्की के सुल्तान उनको अपना स्पिरिचुअल लीडर मानते थे, जिसे खलीफा के नाम पे जाना जाता था। ठीक है, पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ठीक है तुर्की ने है जो ब्रिटिश के खिलाफ जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया का साथ दिया था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तो ब्रिटिश ने क्या किया, खलीफा को उसके पावर से हटा दिया। ठीक है, तो इससे जो मुस्लिम है इंडिया के वो गुस्से में आके तो उन्होंने क्या स्टार्ट किया, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की। कहाँ की? इंडिया में स्टार्ट की। ठीक है, दो ब्रदर्स थे जो मोहम्मद अली और शौकत अली, जिन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की इंडिया में। ठीक है, तो ये क्या हुई फिर खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, इसका ईयर जो एग्जाम में आएगा, मेन जो क्वेश्चन बनेगा, आपको नॉलेज प्लस क्वेश्चन दोनों का पता होना चाहिए। क्वेश्चन बनेगा वो ईयर आ जाता है प्लस जो किसने ये स्टार्टअप किया। ठीक है, ये ज़रूर आ जाता है। बाकी अगर आप हम कहते हैं अगर पीपीएससी के लिए या हम यूपीएससी के लिए जाते हैं तो उसके बारे में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि वो पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट खिलाफत मूवमेंट, कि खिलाफत मूवमेंट के लिए जो नीचे पॉइंट दिए उसमें से कौन से ट्रू हैं या कौन से फॉल्स हैं। तो उसमें हमें थ्योरेटिकल नॉलेज होनी ज़रूरी है कि खिलाफत मूवमेंट है क्या, कब स्टार्ट हुई। ठीक है, उसके बारे में सारी नॉलेज चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है? 1920 में हुई। तो ये क्या था? इट वाज द फर्स्ट मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट अंडर गांधी जी। कहते हैं ये गांधी जी की पहली पॉलिटिकल मूवमेंट थी जिसमें बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो ये है क्या था? कहते हैं डिसीजन टू नॉट कॉपरेट इन द मोस्ट पीसफुल मैनर विद द गवर्नमेंट एंड इट्स लॉ, कि गवर्नमेंट और उसके लॉ के साथ कॉपरेट नहीं करना, पर इन पीसफुल मैनर। ठीक है, पीसफुल मैनर से हमने चलना है। ठीक है, तो मेनली ये स्टार्ट होने का रीज़न क्या था? नॉन कॉपरेशन। एक तो खिलाफत मूवमेंट हो गई, जलियांवाला बाग हो गया। तो इस सब होने के बाद ही ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाई गई कि जो गांधी जी ने कहा था हम अब सरकार का साथ, सरकार का कोई भी कहना, कोई भी लॉज नहीं मानेंगे। इवन कि उन्होंने बायकॉट करना स्टार्ट कर दिया था एजुकेशन रिलेटेड। ठीक है, अपने जॉब से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी थी तो सब जगह वो बायकॉट कर रहे थे। ठीक है, ये रेजोल्यूशन पास कब हुआ था? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। कांग्रेस पास द रेजोल्यूशन इस कलकत्ता सेशन इन सितंबर 1920। ठीक है, तो कलकत्ता सेशन में इन्होंने ये पास किया था और ये किसके प्रिसाइड किया था? लाला लाजपत राय। इंपॉर्टेंट है बच्चा, दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। ठीक है, तो इस जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को फाइनेंस करने के लिए तिलक स्वराज फंड चलाया गया था, क्योंकि उस टाइम तिलक जी को बहुत ज़्यादा मानते थे तो उनके नाम पे फाइनेंस फंड शुरू किया था उन्होंने। तो उसमें बहुत पॉजिटिव पॉइंट भी मिला था। तो कहते हैं मूवमेंट मेन डिमांड क्या था? एक तो स्वराज चाहिए, सेल्फ रूल चाहिए, कुछ खिलाफत के इशू थे, कुछ जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स हुआ था। उस सब रीज़न के कारण ही नॉन कॉपरेशन शुरू हुआ था। लाला लाजपत राय ने एजुकेशनल बायकॉट कर दिया था पंजाब में। और कहते क्या पॉपुलर चल रहा था? चरखा, खादी, जेल भरो। ठीक है, ये सारे स्लोगन क्या है उस टाइम पॉपुलर थे। ठीक है, तो सबने अपने अपनी तरफ से बायकॉट स्टार्ट कर दिया था। इन्होंने जैसे एजुकेशन का बायकॉट किया, वैसे ही जो CR दास थे, राजा गोपालचार्य था, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था? अपना लीगल प्रैक्टिस, मोतीलाल नेहरू थे, लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी थी। ठीक है, तो उसके बाद तो सबने ही नॉन कॉपरेशन स्टार्ट कर दी थी कि सरकार के साथ कोई भी कॉपरेट नहीं करना, उनके जॉब्स, उनके रूल्स रेगुलेशन सबको छोड़ देना है। ठीक है, तो स्वदेशी भी इसमें चल रहा था। ठीक है, तो मेन वही है। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड था? सरेंडर ऑफ टाइटल्स, बायकॉट द गवर्नमेंट एफिलेटेड एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उनके स्कूलों में नहीं पढ़ना, कोर्ट ऑफ लॉ नहीं मानने, उनके कपड़े नहीं पहनने, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं पे करना। तो ये सारा कुछ क्या था? नॉन कॉपरेशन में इंक्लूड था। ठीक है जी, तो नेक्स्ट आ जाता है चोरा चोरी इंसिडेंट 1920। तो ये क्या है? कहते जब हमारा नॉन कॉपरेशन चल रहा था तो उसमें क्या है, एक सेशन हुआ, कांग्रेस सेशन इलाहाबाद में 1921 में। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया? भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, पर वो एक तरफ क्या हो गया, एक मोब ने, एक भीड़ ने एक चोरी चोरा नियर गोरखपुर
कि पुलिस स्टेशन में 22 पुलिस वालों को अंदर ही बंद करके पुलिस स्टेशन को जला दिया। ठीक है, ये कब की बात है, 5 फरवरी 1922 की। पर इससे जो है गांधी जी ना खुश हुए, क्योंकि गांधी जी पीसफुल चलना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही बंद कर दी। ठीक है, 12 फेब 1922 को उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही बंद कर दी, क्योंकि वो हर चीज़ पीसफुल करना चाहते थे। पर फिर नेक्स्ट आ गया स्वराज्य पार्टी। तो इससे क्या है, कुछ जो थे इनके नेता वो इस चीज़ से नहीं खुश थे, क्योंकि ये बहुत पास पहुंच चुके थे इंडिपेंडेंस के। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, गांधी जी से अलग होकर इन्होंने अपनी पार्टी बना ली। ठीक है, इसे न्यू पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के नाम से भी देखा जाता है कि उन्होंने नए रूल्स रेगुलेशन रखे। ठीक है, तो ये क्या था, टू कैरी फॉरवर्ड द स्ट्रगल अगेंस्ट द कॉनिकल रूल्स। ये कौन इसको, वो कौन कर रहा था, हेड कौन कर रहा था, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। ठीक है जी, जो CR दास है वो प्रेसिडेंट थे स्वराज पार्टी के, और जो मोतीलाल नेहरू है वो क्या थे, सेक्रेटरी थे। ठीक है, वो सेक्रेटरी थे इस पार्टी के। CR दास एंड मोतीलाल नेहरू पुट फॉरवर्ड द चेंज स्ट्रेटजी इन गया सेशन इन 1922 ऑफ द कांग्रेस। ठीक है, इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया। पर कहते कुछ लीडर ऐसे थे, देयर वर अ लीडर इन कांग्रेस, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और गोपालचारी, जो इनके अपोज्ड थे। ठीक है, इनके अपोज थे। वो क्या चाहते थे, एक लेजिस्लेटिव में अपनी जगह चाहते थे, पर ये सबके अपोज थे। तो इसका क्या हुआ कंक्लूजन, नेहरू रिजाइन फ्रॉम द कांग्रेस एंड फॉर्मेड द स्वराज पार्टी। तो इनसे अलग होकर इन्होंने अपनी स्वराज पार्टी बना ली थी। ठीक है, तो इनको नो चेंजर और चेंजर्स के नाम से भी जाना जाता था। कुछ चेंजेस भी चाहते थे और कुछ थे जो नॉन चेंजर्स थे, जो वल्लभ भाई पटेल है ना, राजेंद्र प्रसाद, तो ये क्या थे, इनको नो चेंजर्स के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये कुछ भी चेंज नहीं चाहते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं 1927। 1927 में क्या हुआ, साइमन कमीशन आया। तो इतना कुछ होने के बाद अब क्या है, साइमन कमीशन भेजा गया इंडिया में, किसके अंडर, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर जॉन साइमन। तो क्या देखने के लिए, टू रिव्यू द पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया, की इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या चल रही है। ठीक है, तो और कोई इसमें और कौन से रिफॉर्म करने चाहिए हमें। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ द पार्लियामेंट डेमोक्रेसी। तो मेन ये है कि साइमन कमीशन इंडिया भेजा गया। साइमन कमीशन एक टीम आई थी। ठीक है, इसमें जो साइमन थे वो उसके हेड थे। तो क्या क्या रिफॉर्म करने चाहिए इंडिया में आके। पर तब भी जो काफ़ी पार्टीज़ है, मेन इंडियन नेशनल कांग्रेस इसके खिलाफ थी। रीज़न क्या है, कहते इसमें इंडिया का ही रिफॉर्म करना है और उसमें किसी भी इंडियन लीडर को नहीं रखा हुआ, सारे ही ब्रिटिशर थे। तो ये चाहते थे इसका अगर इंडिया का रिफॉर्म करना है तो इसमें इंडियन लीडर होने ज़रूरी हैं। तो इंडियन लीडर अपोज द कमीशन एज देयर नो इंडियंस इन इट। इसमें जो इनका कमीशन था उसमें किसी भी इंडियन को नहीं रखा गया। तो उस टाइम एक स्लोगन बहुत चर्चा में था, साइमन गो बैक, साइमन वापस चले जाओ। ठीक है, द नेशनल कांग्रेस, मैं आपको बोला है कि INS ने भी क्या किया, इसका बाईकाट किया। कि उनका मद्रास सेशन में उन्होंने डिसाइड किया था, जो 1927 में हुआ है, जो डॉक्टर अंसारी के द्वारा प्रिसाइड था, हेड किया गया था। तो उन्होंने इस चीज़ का रखा कि हम इसका बाईकाट करेंगे। ठीक है, द गवर्नमेंट यूज ब्रूटल रेप्रेशन एंड पुलिस अटैक टू द ब्रेक द पॉपुलर ऑपोजिशन। तो वो क्या है, तो उन्होंने पुलिस अटैक करने शुरू किए, जिसमें क्या हुआ, जो ऑपोजिशन हो रही थी, जो लोग इसके खिलाफ थे, दो नारे लगाए जा रहे थे साइमन गो बैक, तो उसमें पुलिस ने अटैक किया और लाहौर में लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज में काफ़ी चोट आई और उसमें डेथ होगी उनकी 30 अक्टूबर 1928 में। ठीक है, तो ये था सारा साइमन कमीशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं साइमन कमीशन के रिलेटेड। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है 1928 में आ जाते हैं साइमन कमीशन के बाद। अब साइमन कमीशन क्या करने आया था, तो यही इंडिया में रिफॉर्म करने आए थे। तो ये नेहरू रिपोर्ट भी उसके रिगार्डिंग है। ठीक है, तो साइमन कमीशन था, उसकी टीम के दोबारा इनको चैलेंज किया गया था कि आप अच्छे रिफॉर्म नहीं कर पाओगे अपने इंडिया में। तो उन्होंने ये चैलेंज को एक्सेप्ट करके एक नेहरू रिपोर्ट बनाई थी, जिसमें ये बताया था कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे बना सकते हैं, हम अपने इंडिया को कैसे पूरा, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल
बताया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स बताए गए थे इसमें। कहते देखिए लिखा हुआ है, ऑल इंपॉर्टेंट लीडर्स एंड पार्टी ट्राई टू मीट द चैलेंज ऑफ द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के द्वारा जो चैलेंज दिया गया था उसको उसने पूरा करने के लिए सारी पार्टी, सारे लीडर इकट्ठे हो गए। तो उन्होंने क्या किया, बाय गेटिंग टुगेदर ट्राइंग अ ऑल्टरनेटिव स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। तो नेहरू रिपोर्ट वॉज टेबल इन 1928 बाय मोतीलाल नेहरू। ठीक है जी। इट रिमेन मेमोरेबल एज द फर्स्ट मेजर इंडियन एफर्ट टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क फॉर होल इंडिया। कहते हैं ये फर्स्ट एफर्ट किया गया था इंडिया द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम बना के, मतलब इसमें क्या कि इंडिया में क्या लॉज, अपना हमें पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा है, क्या लॉज होने चाहिए, है ना, कैसे एजुकेशन होनी चाहिए, क्या हमारे प्रिंसिपल्स हैं, तो सारा कुछ उसमें बताया गया है। तो फर्स्ट टाइम इन्होंने कब स्टार्ट किया था, जब नेहरू रिपोर्ट आई थी तो फर्स्ट अटेम्प्ट किया था। हाँ, बाद में ये सक्सेसफुल नहीं रहा था, पर फर्स्ट अटेम्प्ट नेहरू रिपोर्ट के थ्रू ही हुआ था। इट एडवोकेट डोमिनेंट स्टेटस नॉट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। पहली बात तो इन्होंने डोमिनेंट स्टेटस ही मांगा था, इसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मांगी थी। ठीक है जी। कुछ इन्होंने रिजर्वेशन मांगी थी मुस्लिम के लिए, तो ऐसे कुछ इन्होंने जो है इसमें इक्वल राइट्स मांगे थे वीमेन के लिए, ठीक है, और रिलीजियस बेस पे, तो ऐसा कुछ सारा था, पर ये कामयाब नहीं रही थी। तो इसके बाद जब नेहरू जी ने अपनी रिपोर्ट पेश की कि हमें क्या क्या चाहिए, तो उसके बाद क्या हुआ, जिन्ना जी उन्होंने भी अपने 14 पॉइंट दे दिए कि हमें क्या क्या मुस्लिम्स को क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो वो क्या था, मार्च 1929 को जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट रखे थे, जिसे 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना के नाम पे जाना जाता है। कहते हैं जिन्ना वॉज लीडर ऑफ मुस्लिम लीग डिडंट एक्सेप्ट द नेहरू रिपोर्ट। उन्होंने नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट ना करके अपनी रिपोर्ट बनाई अपने, जिसमें 14 पॉइंट मेन मुस्लिम के लिए रखे थे। जिन्ना देयर आफ्टर ड्रू अप अ लिस्ट ऑफ डिमांड विच वॉज कॉल्ड 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना, जिसे 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चा, मैं आपको उतना ही करवा रही हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, नहीं तो मॉडर्न हिस्ट्री की तो आप एक पूरी बुक भी पढ़ लें 300-400 पेज की, वो भी इनफ नहीं है। तो डेप्थ वो IAS यूपीएस में कोई भी एग्जाम चाहते हैं, मैं मानती हूँ डेप्थ आता है। अगर आप सेंट्रल लेवल का CGL CHSL चल रहे हैं तो यही जो हाईलाइटेड चीज़ है वही आपको ऐसा एग्जाम में आएंगी, तो इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, नहीं तो अगर आप UPSC के लिए जाते हो तो फिर मैं कहती हूँ कि एक बुक भी इनफ नहीं है, उसमें 1-2 बुक हमें पढ़नी पड़ती हैं अलग अलग से, मूवमेंट्स के अलग पढ़ो, है ना, सारी मॉडर्न हिस्ट्री एंशिएंट की सारी हमें अलग अलग पढ़नी पड़ती है। पर हम स्टेट प्लस सेंटर के एग्जाम पे कंसर्न कर रहे हैं, तो उसके लिए ये मोर देन इनफ है। तो इसमें तभी मैं बोल रही हूँ कि इसमें क्या 14 पॉइंट क्या है, तो ये जानने की हमें ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है लाहौर सेशन। लाहौर सेशन कब हुआ, 1929 में। कहते हैं ऑन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू of the Indian National Congress, its Lahore session declares पूर्ण स्वराज as its ultimate goal। most important question है ये कि पूर्ण स्वराज की मांग, जब पूर्ण स्वराज को अपना अल्टीमेट गोल कब माना गया, दिसंबर 1929 में, और इसको प्रेसिडेंटशिप किसके अंडर थी, जवाहरलाल नेहरू। तो अब उसने कहा कि हमें अब पूर्ण स्वराज चाहिए, डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, पूरे का पूरा इंडिया हम चलाएंगे, सारा का सारा इंडिया हमें दो। ठीक है, तो ये सब पहली बार कब पास हुआ, लाहौर सेशन 1929। बार बार बोल रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो दिसंबर 31 को 1929 को क्या अडॉप्ट किया गया, अपना ट्राई कलर फ्लैग अडॉप्ट किया गया, और 1930 को कि अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे इन्होंने घोषित किया, जो हर साल हमें मनाया जाएगा। ठीक है, 1930। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्या आ गया, द कांग्रेस सेशन वॉज also announced civil disobedience movement under the leadership of महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी जी भी वापस से मूवमेंट्स में आ गए थे, पॉलिटिकल मूवमेंट्स में आ गए थे, तो अब फिर सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट शुरू होने जा रही थी, जो पीछे चोरा चोरी इंसिडेंट्स के कारण विड्रॉ कर दी गई थी। ठीक है, तो ये किसकी लीडरशिप के अंडर चल रही है, महात्मा गांधी की। तो इसमें फर्स्ट ये भी रहा, आगे आएंगी मीटिंग्स, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को भी कांग्रेस ने बाइकाट कर दिया था, हम कोई भी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लेंगे, ये कॉन्फ्रेंस क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे।
ठीक है, अब जो सिविल डिसोबीडेंस की मूवमेंट की बात हुई है उसके बारे में जान लेते हैं। कहते हैं 1929 में लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। ठीक है, तो 31 जनवरी 1930 को गांधी जी गांधी जी लॉर्ड इरविन को 11 पॉइंट दिए अपने डिमांड के कि हमारे 11 पॉइंट्स मान लीजिए, नहीं तो हम सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पर उन्होंने क्या किया, इनको क्या किया, एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, तो यही है ना, तो उनके 11 पॉइंट माननी है जहाँ हम सिविल डिसोबीडेंस स्टार्ट करेंगे। तो क्या डिमांड को इग्नोर किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, तो क्या शुरू हुआ, सिविल डिसोबीडेंस विद द डांडी मार्च। इट वाज फ्रॉम साबरमती टू डांडी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, गांधी के जी के साथ 78 फॉलोअर्स थे जिन्होंने ब्रॉक द साल्ट एक्ट, जो उनका साल्ट एक्ट था उसको तोड़ा। ठीक है, द नोटेबल फीचर, इसमें इसका मेन फीचर क्या था, सबसे ज़्यादा वीमेन ने इस मूवमेंट में हिस्सा लिया था। तो अब क्या आ गया, दांडी मार्च। दांडी मार्च 1930 वही, इसको साल्ट सत्याग्रह भी कहा जाता है। तो मैं आपको पहले बता दूं, इसे 78 फॉलोअर्स थे। ठीक है, ये साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ मार्च 12 1930 में। ठीक है, तो ही रीच द सी शोर ऑन द अप्रैल 6 1930। तो ये कहाँ पहुंच गए थे, सी शोर में पहुंच गए थे, गुजरात का जो था, तो वहाँ पहुंच गए थे 6 अप्रैल 1930 को। ही पिक्ड अ हैंडफुल ऑफ साल्ट एंड इनोग्रेटेड द सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट। तो यहाँ से उन्होंने सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। ठीक है, तो अब आ जाता है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1930 को हुई। तो इसमें तो पहले ही आईएनएस ने जाने से मना कर दिया था। ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी लंदन में हुई थी, जो ब्रिटिश और इंडियंस के बीच में रही थी, और ब्रिटिश और इंडियंस इक्वल थे इसमें। ठीक है, तो ये अब सॉर्ट आउट करने के लिए था कि हम आपकी कुछ मांगे मानेंगे। तो पहली बात तो आईएनएस ने जाने ही से मना कर दिया था। ये हुई कब थी, 12 नवंबर 1930 में इन लंदन, टू द डिस्कशन ऑफ साइमन कमीशन के बारे में डिस्कशन के लिए। पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने तो इसका बाइकाट कर दिया था, तो इसका कुछ भी रिजल्ट नहीं निकला। अब आ गया गांधी इरविन पैक्ट। अब मैंने बोला कि इरविन को क्या बोला था, 11 पॉइंट मान लीजिए, ठीक है, नहीं तो सिविल डिसोबीडेंस शुरू होगी। तो एक मॉडरेट के स्टेट्समैन थे सप्रू जयकर एंड द श्रीनिवास शास्त्री। तो इन्होंने इनिशिएटिव लगाया और गांधी जी और गवर्नमेंट के बीच में जो था आपस में चुप्पी थी उनको तोड़ने में इसमें हेल्प की। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि इरविन ने गांधी जी के जो 11 पॉइंट मान ले, तो उसको गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जो मार्च 5 1931 को हुई थी। तो कहते हैं इन दिस द आईएनएस कॉल्ड द सिविल डिसोबीडेंस, इनके कॉल्ड ऑफ मीन्स खत्म कर दी, सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट को खत्म कर दिया, और एग्री टू ज्वाइन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और दूसरी जो कॉन्फ्रेंस होनी थी उसमें आने के लिए मान गए। अब क्या था, उन्होंने जो गांधी इरविन पैक्ट था, जो मेन पॉइंट क्या था, उन्होंने जो पॉलिटिकल प्रिजनर थे, जो नॉन वायलेंट थे, जिन्होंने कोई गलती नहीं थी, उनको छोड़ा जाएगा। और साल्ट फॉर कंजप्शन फॉर विलेज, कहते हैं हमें इस चीज़ का राइट दिया जाएगा, जो साल्ट है उसे कंज्यूम के लिए यूज़ कर सकें। ठीक है, तो मेन इनके ये 2 पॉइंट थे। ठीक है, 2 नहीं, मैंने वैसे तो 11 पॉइंट थे, जो मेन थे ये 2 पॉइंट थे। ठीक है जी, तो नेक्स्ट आ जाता है अब सेकेंड राउंड टेबल के लिए मान गए। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई कब, 1931 में। तो गांधी जी गए थे, किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। ठीक है, लंदन टू मीट द ब्रिटिश पीएम रामसे मैकडोनल्ड। ठीक है, बट द ब्रिटिश, कहते हैं अब ब्रिटिश ने जो इन्होंने क्या मांगा था, और ब्रिटिश ने क्या किया, रिफ्यूज़ कर दिया, डोमिनेंट स्टेटस मांगा था। इन्होंने इमीडिएटली डोमिनेंट स्टेटस मांगा था, और इन्होंने ये कहा था कि डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और फाइनेंस की हमारे अंडर होगा। डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और फाइनेंस पर क्या इन्होंने क्या किया था, गवर्नमेंट में, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये रिफ्यूज़ कर दिया था। गांधी जी की इस बात को नहीं माना गया था। ठीक है जी, तो बाकी इसके अलावा इन्होंने मिनॉरिटीज़ को मांगा था। तो इसके बाद क्या है, ये भी जो मीटिंग है ये कामयाब नहीं हो सकी। तो उसके बाद आगे क्रिमिनल अवार्ड, जब पूना पैक्ट भी कहते हैं इसको, जो 16 अगस्त 1932 को, कहते हैं ये किसने अनाउंस किया क्रिमिनल अवार्ड, मैकडोनल्ड ने। कहते हैं ये क्या करना चाहता था, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश की थी ये, डिवाइड एंड रूल। कहते मैकडोनल्ड ने क्या किया, प्रपोजल अनाउंस द प्रपोजल ऑन मिनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन नोन एज क्रिमिनल अवार्ड इन 1930। तो इन्होंने क्या था, जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी उसे भी एज अ मिनॉरिटी रखा,
जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी उसमें मुस्लिम, सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन जो भी थे तो उनको क्या रखा, अलग से रखा। पर गांधी जी ने इसके ऑपोजिट रिएक्ट किया। तो वो कहते हैं कि डिप्रेस्ड क्लास है वो भी हिंदू सोसाइटी का एक पार्ट है, ठीक है। ऐसे तो क्या होगा कि उनके बीच में दरार आ जाएगी, वही डिवाइड एंड रूल वाला काम हो जाएगा। तो वो ये इसके खिलाफ थे। वो जब उस टाइम वो येरवा जेल में थे तो उन्होंने क्या किया, फास्ट ऑन टू डेथ, उन्होंने फास्ट शुरू कर लिया था, ठीक है। मरण व्रत बोलते हैं जिसे, फास्ट शुरू कर लिया था। जब उन्होंने कहा था इसको वापस लिया जाए तो नहीं, तो उन्होंने फास्ट रखा हुआ था, मरण व्रत रखा हुआ था, ठीक है जी। तो अब इसको सॉर्ट आउट करने के लिए पूना पैक्ट आया जो 25 सितंबर 1932 को हुआ। आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ कम्युनल अवार्ड द सब्सिक्वेंट फास्ट ऑफ गांधी जी, मास मीटिंग टुक प्लेस ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है। तो हर जगह वो स्टार्टिंग हो गया था ऑपोजिशन। तो पॉलिटिकल लीडर थे जो मदन मोहन मालवीय, BR अम्बेडकर एंड BC राजे बिकम एक्टिव। Eventually the Pune Pact was reached and गांधी जी broke his fast on 6th day 25 सितंबर 1932। जो पूना पैक्ट हो गया था तो इसके लिए गांधी जी ने अपना फास्ट तोड़ दिया था। अब पूना पैक्ट जो रहा था, कहते वो किस में हुआ था, गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, एक सेप्टर इलेक्ट्रोड दे दिया डिप्रेस्ड क्लास को, ठीक है। सेपरेट इलेक्ट्रोड दे दिया पर मिनॉरिटी नहीं रखी, ठीक है। तो इसके बाद क्या, गांधी जी ने हरिजन वर्ड यूज़ किया, हरिजन वर्ड यूज़ किया डिप्रेस्ड क्लास के लिए, ठीक है। और उन्होंने अपलिफ्टमेंट के लिए भी काफ़ी काम किया। जो डिप्रेस्ड क्लास है उनको ऊपर लाया जाए, आगे लाया जाए। एंटी टचबिलिटी लीगेज भी उन्होंने शुरू की 1932 ने, ठीक है। तो ये सब कुछ इसके बाद स्टार्ट हुआ। तो इसके बाद फिर आगे थर्ड राउंड कॉन्फ्रेंस आ गया। तो इसमें ये कब हुई, अब 1932 में हुई, ठीक है। प्रोवाइड फ्रूटलेस एज द मोस्ट ऑफ द नेशनल लीडर वर इन प्रिजन, तो ये भी फ्रूटलेस रही। तो कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था इसमें भी, और मैक्सिमम लीडर है जो जेल में थे। और द डिस्कशन डिस्कशन हुई तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को जो पास कर दिया। सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट है, पॉलिटिकल शुरू ही इससे होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। इसको अच्छे से समझना है। पर ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ये नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपका। ये क्या है, पॉलिटिकल का एक बेस है। अब आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यहाँ पे समझ आ गया तो पॉलिटिकल की स्टार्टिंग आपको ईजिली समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अब आज का सिर्फ लास्ट ये टॉपिक है डिमांड फॉर पाकिस्तान, ठीक है। जो इसके बाद है हम 1935 तक पहुँच गए। अब 35 से जो 47 तक रहेगी तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो डिमांड ऑफ पाकिस्तान क्या है, पहले ये हम डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं 1930 इकबाल सजेस्टेड द फ्रंटियर प्रोविंस बलूचिस्तान, सिंध तो कश्मीर टू बी मेड द मुस्लिम स्टेट विद इन द फेडरेशन। तो कहते हैं ये सारी स्टेट मुस्लिम स्टेट होंगी, ठीक है, यहाँ सारे मुसलमान रहेंगे। तो चौधरी रहमत अली खान है, उन्होंने एक टर्म दी पाकिस्तान इन 1923। ये क्वेश्चन आता है ये टर्म किसने दी, चौधरी रहमत अली खान ने दी। और ये कब दी, ईयर प्लस नेम पक्का आता ही आता है, एग्जाम में आता नहीं, कई बार आ चुका है, ठीक है। मोहम्मद अली जिनाब और बॉम्बे गेव इट इज टू प्रैक्टिकली, ठीक है। मुस्लिम लीगेज फर्स्ट पास द प्रपोजल ऑफ सेपरेट पाकिस्तान इन इट्स लाहौर सेशन 1940। जब लाहौर सेशन 1940 हुआ था तो इन्होंने कहा था कि हमें अलग से पाकिस्तान चाहिए, अपनी मुस्लिम स्टेट हमें अलग से चाहिए, ठीक है जी। तो ये आज हो गया हमारा 1935 तक, मेनली हमारा थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तक हो गया। तो अब जो हमारे टॉपिक पेंडिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेकेंड वर्ल्ड वार हुई, अगस्त ऑफर आया, क्विट इंडिया मूवमेंट हुई 1942 में, राजा गोपालचार्य फार्मूला 1944 में, कैबिनेट मिशन, आयन ट्रायल्स, जना का डायरेक्ट एक्शन आएगा, ठीक है, एटली की स्टेटमेंट, माउंटबेटन का प्लान, इंडिया की इंडिपेंडेंस 1947, ये सारा कुछ हमारा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। होप सो आपको आज अच्छा भी लगा होगा और अच्छे से समझ भी आ गया होगा। बच्चा जो मेरी वीडियो ये सुन रही है तो फर्स्ट पार्ट जरूर सुनिए, एक आपका सीक्वेंस बन जाएगा सारी मूवमेंट्स का कि इंडियन नेशनल मूवमेंट्स कब स्टार्ट हुई टिल द इंडिपेंडेंस, ठीक है। आपको बहुत अच्छा एक स्टोरी
की तरह ही आपको समझ आ जाएगा और आपको माइंड में रहेगा। और नोट्स बनाना मत भूलिए, नोट्स ज़रूर बनाइए, ठीक है, तो आपके फ्यूचर में काम आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के लिए थैंक यू।